नमस्कार बच्चों, आप अब 8वीं क्लास में से 9वीं क्लास में आ गए हो, पर कोरोना की महामारी की वजह से आप स्कूल में नहीं आ पा रहे हो। तो सरकार श्री के आदेश अनुसार आपको घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करनी है। आपको स्कूल में से जो वीडियो विज्ञान के यहाँ से मैं भेजूँगा वो आपको घर बैठे उसमें से लिख लेना है, और जो आपको पॉइंट बताए जाए और जो सवाल बताए जाए और उसका जो पाठ पूरे होने पर अभ्यास हो वो आपको एक चौपड़ा बनाना है, उसमें लिख लेना है। और वो प्रिंसिपल मैम आपकी स्कूल में जब भी आएंगे, आप स्कूल खुलेगी तब आपको उसमें साइन करेगी। ये आपकी 9th क्लास की विज्ञान की बुक है। अब आपको पूरे साल में कितने चैप्टर पढ़ने वो सूची हम देखेंगे। अब ये है आपकी विषय सूची, उसमें आपको 1 से लेकर 15 चैप्टर दिए गए हैं। आपको पूरे साल में 15 चैप्टर पढ़ने। इसमें इस महीने में जो पहला आपका चैप्टर है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। आप इसके बारे में अब आगे विस्तृत चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। पहले चैप्टर में भी विज्ञान में पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें सबसे पहले इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जो हमारे चैप्टर का नाम है पदार्थ, वो इस विश्व में जो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या पदार्थ नाम दिया है। अब हर एक विचारधारों ने पदार्थ का अलग अलग अपने रूप के आधार से उसने अपने विश्लेषण, प्राचीन दार्शनिकों ने अपने आधार से उसकी परिभाषा बताई थी, और उस समय के यूनानी दार्शनिकों थे उन्होंने भी उसका समर्थन किया था, और आधुनिक युग के वैज्ञानिकों ने उसकी पदार्थ के बारे में क्या बताया। तो सबसे पहले भारत के जो प्राचीन दार्शनिकों थे उन्होंने पदार्थ के 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पंच तत्व कहते थे। जो प्राचीन दार्शनिक थे भारत के, उन्होंने बताया कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पंच तत्व कहा जाता है। और ये पंच तत्व कौन से हैं? उसमें सबसे पहले वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये पंच तत्वों से पदार्थ बना हुआ है, ये इन्होंने बताया। अब दूसरी जो यूनानी दार्शनिकों थे उन्होंने क्या बताया। उस समय के जो यूनानी दार्शनिकों ने ये बताया कि ये जो भी पदार्थ है इस प्रकार की वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने क्या किया कि प्राचीन दार्शनिकों का समर्थन किया। यूनानी दार्शनिकों ने बताया कि जो प्राचीन दार्शनिक बता रहे हैं कि पदार्थ पंच तत्वों का बना है वो सही है। अब आधुनिक युग के वैज्ञानिक ने पदार्थों का भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। उन्होंने जो प्राचीन दार्शनिकों और यूनानी दार्शनिकों ने जो बताया था उस तरह से नहीं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ के भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में वर्गीकरण किया। उसमें सबसे पहले जो वर्गीकरण का भाग आता है कौन सा है, जो आपका पहला टॉपिक है, इसमें बताया गया है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जो पहले इसमें भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक गुणधर्म है, रासायनिक प्रकृति है, उसके आधार पर से 2 वर्गीकरण किया गया है। उसमें सबसे पहले पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ है जो पदार्थ इसमें दिया गया है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो इसमें भी 2 विचारधारा है। पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है, उसमें भी 2 विचारधारा है। सबसे पहली विचारधारा में ये बताया गया है कि एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है। पहली विचारधारा पदार्थ, उसमें पदार्थ के भौतिक स्वरूप में पदार्थ को ये बताया जाए पदार्थ कणों से मिलकर बना है, ये बताया गया। तो इसमें 2 विचारधारा, पहली विचारधारा ने बताया कि लकड़ी की टुकड़ों की तरह ये सतत, लकड़ी के टुकड़े जिस तरह से होते हैं उसी प्रकार का ये पदार्थ, ये बताया गया। और परंतु अन्य विचारधाराओं का क्या मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के रेत के जिस तरह के कणों होते उसी तरह का पदार्थ बना है। तो ये पदार्थ के कणों के बारे में जो भौतिक स्वरूप था उसकी 2 विचारधाराएं। तो हम इस क्रियाकल्प के आधार पे से हमें पता चलेगा कि पदार्थ किस तरह से बना होता है। वो हम आगे की क्रियाकल्प देखेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप किस तरह का है। पदार्थ कणों का मिलकर बना हुआ है कि नहीं, हम इस क्रियाकल्प के आधार पर से पता लगाएंगे। सबसे पहले आपको एक बीकर लेना है और उस बीकर में क्या करना है, 100 ml पानी भर लेना है। अब 100 ml पानी भरने के बाद
इस बीकर के अंदर आपको थोड़ा सा नमक या चीनी, दोनों में से कोई एक न आपको नमक डालना है। हम इसमें जो प्रयोग में बताया गया है इसके हिसाब से इसमें क्या करेंगे, जल में नमक डालेंगे और इसको नमक डाल के उसको क्या करेंगे, उसमें थोड़ा नमक मिक्स करेंगे, उसको अच्छे से हिलाएंगे। तो ये इस दूसरे लाइन आकृति में देखिए हमने क्या किया, उसको उसमें हिलाया। ये जो पानी में नमक क्या करेगा, जल में जो जल था उसमें नमक डाल दिया, अब उसको अच्छे से हिला लिया। अब इसमें आपको दो प्रश्न होंगे, एक क्रियाकल्प दिया गया है, इसमें आपको प्रश्न होगा कि क्या नमक उसके अंदर बैठ गया, नमक कहाँ गया। तो जो नमक था वो क्या गया, पानी में धुल गया। तो आपको ये जो इन तीनों में पानी की सपाटी जितनी थी उतनी है, उसमें कोई चेंज या फर्क नहीं पड़ा है, इसलिए पानी में बढ़ोतरी नहीं हुई या उसके स्तर, पानी के स्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर भी उसमें नमक धुल गया है, उसके अंदर मिक्स हो गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी की कण की वो उसके अंदर पानी के कणों के बीच में जो अंतर था, रिक्त अंतर था, उसके अंदर क्या हो गए, जो नमक के कण थे वो समाविष्ट हो गए, इसलिए पानी के कण में जो नमक था वो पानी के कण के रिक्त स्थानों थे उसमें क्या हो गया, उसकी जगह में मिक्स हो गया, उसकी रिक्त स्थानों के वो वहाँ पे एडजस्ट हो गया। और इससे क्या पता चलता है हमें, क्रियाकल्प के आधार से जो पदार्थ कणों का बना हुआ है। अब दूसरा टॉपिक, इसमें पदार्थ के एक कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के जो कण हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, आप अपने नरी आँख से जो सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक दो या उसके दो, तो एक पेंसिल ले लो या कोई भी पीस ले लो, कोई पदार्थ ले लो, उसको दो टुकड़े करने हो तो जितने हो सके, 5 हो सके, 10 हो सके, उतने आप टुकड़े कर सकते हो। पर वो कितना, उससे आधा अधिकतर छोटा होता है कि नहीं, वो जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकल्प। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 100 ml में सबसे पहले 100 ml पानी लेना है एक बीकर में। अब उसके अंदर 2 से 3 क्रिस्टल, आप 100 ml पानी में 2 से 3 क्रिस्टल क्या करेंगे, पोटेशियम परगमनेट के 2 या 3 क्रिस्टल उसके अंदर 100 ml पानी में डाल दें और पानी में डाल के उसको धोल के अच्छे से मिला लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा बीकर आपको लेना है, ये बीकर, इसमें क्या करना है, आपको 90 ml पानी लेना है। जो 90 ml पानी लिया उसमें क्या करेंगे, इस बीकर में से आप क्या करेंगे, 10 ml पानी ले लेंगे। इस बीकर में से जो 10 ml पानी लिया उसके साथ इसमें आपको मिक्स करना है। और ये 90 ml पानी, 90 ml पानी लिया था और उसमें 10 ml जुड़ के कितना हो गया, 100 ml पानी हो गया। अभी पहले बीकर में जो रंग आया था इसमें उतना ही रंग इसमें आएगा। फिर से आपको क्या करना है, इसमें से 10 ml पानी लेना है, इसमें और 90 ml पानी लेना है और दोनों को मिक्स करना है। जितनी बार इसमें से फिर से मिक्स हो जाए फिर भी आपको एक कलर जो रंग था उसका मिलेगा। और उसी तरह आगे आप बढ़ते जाएंगे। तो आपने इसमें 3 क्रिस्टल डाले थे, पोटेशियम परगमेट के 3 क्रिस्टल डाली थी। तो जितनी बार आप 10-10 ml पानी लेके 100 ml पानी बनाते जाएंगे उतनी बार आपको उसका रंग मिलता जाएगा। तो 3 क्रिस्टल के वो अधिकतर छोटे छोटे भागों में क्या होता है, पानी में डुल के उसके छोटे छोटे भागों में वो वितरित होता रहता है। इसी तरह से इस क्रियाकल्प पे आपको ये पता चलता है कि जो उसकी पानी में डोलने की क्षमता होती है वो ज़्यादा अधिकतर होती है। आपको उसको पार्ट्स करने हो, अलग अलग भाग करने हो तो आप 2-3 कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। पर इस प्रकार से आपको उसके 1000 ml तक उसको डिवाइड करते जाएंगे, पर उसका क्या हो जाएगा, उसी उधर तक भी आपको उसका कलर मिलते रहेगा। इसी तरह आप 100 ml का कोई एक बीकर लेके उसमें फिनाइल या कोई और पदार्थ जैसा डेटॉल डाल दें, डेटॉल उसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो डेटॉल आप ऐसे ही बनाते जाएंगे तो जब तक आप लास्ट का बीकर बनाएंगे डेटॉल का, तब तक क्या होगा, उसकी डेटॉल की स्मेल आपको उसी बीकर में से, पानी में से आती रहेगी। ठीक है। जो आपका आगे का टॉपिक है उसमें पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, उसमें पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो आगे का आपने क्रियाकल्प दिखाया मैंने, उसके आधार से आपको पता चल जाएगा पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है कि नहीं। तो आगे आपने जो क्रियाकल्प किया उसमें नमक, शर्करा, डेटॉल आदि जो
कण होते थे वो समान रूप से पानी में वितरित हो जाते थे। जो आपने नमक एक पहले क्रियाकल्प में देखा, हमने 100 ml का जो बीकर लिया, उसके अंदर पानी लिया और उसमें नमक डाला, तो नमक क्या हो गया, पानी में धुल गया, तो ये पानी के रूप में उसमें वितरण हो जाते थे। तो ये पदार्थ के कण दूसरे के पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समाविष्ट हो जाते हैं। तो जो पदार्थ नमक था वो पानी में क्या हो गया, उसमें बीच में जो पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान था उसमें समाविष्ट हो गया। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ये बात हमको बताती है कि जो पदार्थ होता है उन दोनों के कणों के बीच में थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, उसकी वजह से दूसरा पदार्थ उसके साथ जुड़ सकता है, उसके साथ मिल सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक है आपका पदार्थ के कण के निरंतर गतिशील होते हैं कि नहीं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं कि नहीं, वो हम क्रियाकल्प के आधार पर से, मैं आपको क्रियाकल्प बताऊंगा उसके आधार पर से, आप बुक में दिया गया है और मैं आपको बुक की फोटो भेजूंगा, तो आप उसमें से अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं कि नहीं, उसको समझने के लिए आप आपके वर्गखंड में या आपके कोई एक कोने में, कोई एक वर्गखंड में, आपके क्लासरूम में या अपने कहीं भी रूम के अंदर क्या करेंगे, एक अगरबत्ती को आप अपने कोने में, एक कोने में रख दें, तो आपकी जो उसकी सुगंध होगी उसको रख दिया, तो आप इस कोने में होंगे तो उसको आपको सुगंध उसकी परख नहीं होगी, तो क्या करना होगा, यहाँ से आपको इस अगरबत्ती तक, उसके स्थान तक जाना होगा, तब जाके आपको उसकी सुगंध मिल पाएगी। पर दूसरी जगह पे आपको क्या करना है, उसी ओरडे में क्या करना है, एक अगरबत्ती को रखना है और उसको क्या करना है, जला देना है, उसको जलाना है, उसकी सुवास लेनी है। तो आप इस कोने में बैठे होंगे, तब उसकी हवा के माध्यम की वजह से क्या होगा, उसकी जो स्मेल होगी, सुगंध होगी, वो आपके तक पहुंच पाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस कोने में अगरबत्ती जल रही है। इसी तरह पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं। इस क्रियाकल्प से आधार पे से आपको क्या पता चलता है कि पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं और एक हवा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से एक दूसरे के पास निरंतर गतिशील रहते। उसमें आपको ये एक क्रियाकल्प मैंने बताया है, उसमें आपकी बुक में 3 क्रियाकल्प दिए गए हैं। उसमें दूसरा एक क्रियाकल्प है, आपको बताया गया है कि एक पानी ले लो, पानी का ग्लास, पानी के ग्लास में आपको क्या करना है कि एक ग्लास के अंदर आपको किसी हरे या नीले रंग की स्याही डालनी है। जो पानी से भरा होता है उसमें हरे या नीले रंग की स्याही डालनी है और दूसरे ग्लास में आपको जो पानी होता है उसमें क्या डालना है, शहद डालना है। तो वो किस तरह से, और उसको हिलाना नहीं और ऐसे ही एक ग्लास में कहीं एक कोने में रख दो, बाद में आप देखो कि वो किस तरह से उसके अंदर पानी में डुल पाते हैं। उसी तरह दूसरा एक क्रियाकल्प दिया गया है, गर्म पानी और एक ठंडा पानी। गर्म पानी में आपको क्या करना है, गर्म पानी का कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट या दोनों में से आपको एक ग्लास में गर्म पानी लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट डालना है और दूसरा ठंडा पानी होगा, उसमें भी आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट डालना है। तो उसमें विलय होने में आपको ये उसकी बाद में निरीक्षण करना है कि गर्म पानी में जो कॉपर सल्फेट डाला है वो कितने टाइम में विलय हो सकता है और ठंडे पानी में, तो आपको उसकी उसकी विलय होने की क्षमता उसमें से आपको पता चल पाएगी। अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक है, इसके आधार पर से पदार्थ के कणों की लाक्षणिकताओं। ये पदार्थ की कणों की लाक्षणिकता किस प्रकार की होती है, इस आधार पे से आपको उनकी लाक्षणिकताओं का पता चलेगा। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, जो आपको ये हवा के माध्यम से बताया गया, जो ध्रुवा के उसके आधार पे आपको पता चल रहा है निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गति ऊर्जा होती है। उनमें क्या होता है, गति ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान बढ़ने की वजह से, जैसे गर्म पानी हो और ठंडा पानी, उनकी घोलने की क्षमता और दोनों में क्या होती, अलग अलग होती। जो दोनों में एक ही 100 ml पानी लिया हुआ है, एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी है, पर गर्म पानी में कॉपर सल्फेट जल्दी से घुल जाएगा और ठंडे पानी में कम, क्योंकि उसमें तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अति मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा पदार्थ के कण, जो आपने आगे क्रियाकल्प में, पहले क्रियाकल्प में आपको मैंने बताया है कि पदार्थ के कण होता है, जो आप पानी में नमक डालते हैं तो क्या होते हैं, उसमें मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों की रिक्त स्थानों के समावेश के कारण होता है।
इसके क्यों ऐसा क्यों हुआ कि पानी के बीच में जो रिक्त स्थान था उसकी वजह से नमक उसमें धुल गया, इसलिए पदार्थ ऐसा कणों के रिक्त स्थानों की वजह से होता है। पदार्थ के कण और ये हो गए आपके क्या हो गए लाक्षणिक गुणधर्मों। अब नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के कण एक दूसरे से को कितना आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को कितना आकर्षित करते हैं उसके बारे में हम, आपका जो आगे का टॉपिक था पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसको हम क्या करेंगे क्रियाकल्प के आधार पर से समझेंगे। एक खेल के मैदान में आपको यहाँ पे बताया गया है कि क्रियाकल्प में एक खेल का मैदान हो, उसमें 4 समूह बनाने हैं। सबसे पहले समूह में वो मानव श्रृंखला से बनाने हैं। सबसे पहले समूह में क्या करेंगे ईदमिस्वी नर्तकों, जो ये इसमें जो बताया गया है चित्र में 1.3 में ईदमिस्वी नर्तकों की तरह एक दूसरे का हाथ पीछे पकड़ के को आपको एक जुट बनाना है, एक दूसरे से पीछे कसकर पकड़ लेना है। दूसरे समूह में क्या करना है आपको, दूसरा जो जुट बनाना है एक दूसरे को हाथ पकड़कर बनाना है। दूसरी मानव श्रृंखला बनानी है, दूसरे ग्रुप में क्या करना है एक दूसरे का हाथ पकड़कर बनाना है। और तीसरे समूह में केवल क्या करनी है उंगली पकड़नी है, एक दूसरे की उंगली पकड़कर छूकर ग्रुप बनाने। 3 ग्रुप बन गए। अब चौथा ग्रुप किस तरह से, चौथे ग्रुप वालों को क्या करना है जो तीनों ग्रुप है उनमें से तोड़ के अपना छोटा छोटा समूह वाला चौथा वर्णित तीनों मानवों से श्रृंखला को तोड़कर छोटे समूह से बांटना है और बनाना है। अभी आप ये सोच लो कि यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ मान ले, ये जो इसमें जो बताया गया है नर्तकियों के बारे में, तो जो इसमें हम विद्यार्थी लेंगे उसको क्या मान लेंगे पदार्थ, ये जो सारे उनको पदार्थ मान लेंगे, तो क्या हम किस जुट को सबसे आसानी से तोड़ पाएंगे। इसमें जो सबसे पहले ईदमिस्वी नर्तकों की तरह एक दूसरे का हाथ पीछे पकड़ के रखा हुआ है, दूसरे ग्रुप में एक दूसरे को हाथ पकड़ा है और तीसरे ग्रुप में केवल क्या पकड़ा है उंगली पकड़ी है, तो हम उनको पदार्थ मान ले तो जो तीसरा ग्रुप होगा उनको क्या करेंगे हम आसानी से तोड़ पाएंगे, क्योंकि इन दोनों ने तीसरे ग्रुप वालों ने क्या किया है केवल एक दूसरों की उंगली पकड़ी है, पर वो आसानी से तोड़ देंगे। पर हमको तोड़ने में कौन सा ग्रुप में आज ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पहले ग्रुप वाला में ये क्या किया है उन्होंने एक दूसरे को पीछे से हाथ पकड़ के बंधे रखा है। इसलिए पदार्थ को भी ऐसा भी होता है कि किसी समूह के कण को एक दूसरे से सबसे अधिक बल से पकड़ा रखता है। जो पदार्थ सबसे एक दूसरे को अधिक बल से पकड़ा रखता है उसको तोड़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है। इसमें ये आकर्षित करे रखते हैं। ये इसमें एक और 2 क्रियाकल्प है वो आप पढ़ लेना। बच्चों ये प्रश्नावली है जो आपका एक टॉपिक खत्म होता है, इसके 4 प्रश्न हैं। आपको ये अपनी नोटबुक में जो मैंने पॉइंट बताए वो भी लिख लेना है और ये 4 प्रश्नों के जो सवाल है उसके आंसर आपको लिखने हैं। जो मैंने टॉपिक चलवाया उसके आधार पे से, इसलिए इसमें 4 क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं।